हेलो फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी लेन देन .com चैनल पे मैं भूपेंद्र सिवाग आपका वेलकम करता हूं। आप लोगों को ये तो पता ही लग गया होगा कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। स्टेट गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूं। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑलरेडी बीजेपी की ही है। तो इसका आपने सोचा है कि एनसीआर के रियल एस्टेट पे क्या कुछ असर पड़ सकता है? नहीं सोचा? कोई बात नहीं, आज के वीडियो में आपको पता लग जाएगा कि एनसीआर के रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बीजेपी की जो दिल्ली में सरकार आ रही है उसका क्या कुछ असर हो सकता है। मोस्टली पॉजिटिव ही असर होगा। अब तक जो चीज़ें चल रही थी वो स्टेग्नेशन की स्थिति में थी, क्योंकि ऐसा कहा जाता था, चाहे वो हरियाणा की गवर्नमेंट हो बीजेपी की, चाहे वो सेंट्रल की गवर्नमेंट हो बीजेपी की, कि दिल्ली की जो आम आदमी पार्टी की सरकार है उनके साथ हमारा कोऑर्डिनेशन नहीं है, जिस वजह से पॉलिसी पैरालिसिस हो रखा है और ना हम बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर रिफॉर्म कर पा रहे हैं और ना ही दिल्ली में कुछ इस तरह का हो रहा है जिससे एनसीआर पे और एनसीआर के शहरों को भी उसका फ़ायदा हो। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि नोएडा, गुड़गांव और इसके साथ साथ गाज़ियाबाद और फरीदाबाद, इन शहरों को क्या कुछ फ़ायदा हो सकता है बीजेपी की इस सरकार के बनने से। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक प्रोजेक्ट की। जी हाँ, एक ऐसा प्रोजेक्ट जो सालों से लटका हुआ है और मुझे लगता है जिसकी अब शुरुआत हो जानी चाहिए। अगर वो शुरू हो जाता है तो मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली ही नहीं बल्कि एनसीआर का जो रियल एस्टेट है उस पर उसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। आप सही समझ रहे हैं और जो नहीं समझ रहे हैं वो भी समझ जाएंगे। मैं बात कर रहा हूँ आरआरटीएस की। जी हाँ, रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम। इसमें कई फेज़ बनने हैं। एक फेज़ आप लोगों को पता है दिल्ली से मेरठ, उस पर बात नहीं करेंगे। दूसरा उसमें जो रूट प्लान था वो था दिल्ली से वाया गुड़गांव होते हुए अलवर तक। इसमें एक फेज़ था दिल्ली से सोनीपत, पानीपत, करनाल तक। इतना ही नहीं, इसके बाद एक और रूट प्लान है। वो रूट इस तरह से प्लान है कि गाजियाबाद से ही जेवर एयरपोर्ट तक ये आरआरटीएस जाए और वो आरआरटीएस फिर गाजियाबाद का से निकलकर जो जेवर एयरपोर्ट है वहाँ से पहुँचे फरीदाबाद और फरीदाबाद से वो गुड़गांव आए। इस तरह गुड़गांव को कनेक्टिविटी मिल जाएगी, फरीदाबाद को कनेक्टिविटी मिल जाएगी और गाजियाबाद को कनेक्टिविटी मिल जाएगी। तीनों शहर एक साथ इंटरकनेक्ट हो जाएंगे और ये गुड़गांव में आकर जो दिल्ली से अलवर तक लाइन जाएगी आरआरटीएस की, वाया एयरपोर्ट जाएगी, दिल्ली एयरपोर्ट के पास से होते हुए उसके साथ कनेक्ट हो जाएगी। यानी अगर ये लाइन बनती है आरआरटीएस की तो दिल्ली का एयरपोर्ट और जेवर का एयरपोर्ट तो कनेक्ट होगा ही होगा और आसपास के जो शहर है वो भी कनेक्ट हो जाएंगे। इससे रियल एस्टेट पे एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। ये चीज़ लोग अभी भूले नहीं है कि दिल्ली से मेरठ के बीच में जब ये आरआरटीएस बन रही थी तो सेंट्रल गवर्नमेंट और जो आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट थी उनके बीच में किस तरह की तकरार चली। फाइनली सुप्रीम कोर्ट को उसमें इंटरफेयर करना पड़ा और तब जाके वो काम शुरू हुआ, फंड रिलीज हुआ। अब भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और हरियाणा की गवर्नमेंट है और आगे जो राजस्थान की गवर्नमेंट है वो भी बदल गई, वो बीजेपी की है। पहले वहाँ कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। तो अब बीजेपी की किसी सरकार के पास ये एक्सक्यूज नहीं होगा कि कोऑर्डिनेशन की वजह से ये प्रोजेक्ट नहीं पूरे हो पा रहे। तो इस पे जल्दी से जल्दी एक्शन लेना होगा और अगर इस पे एक्शन जल्दी से जल्दी लिया जाता है तो इससे गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत, पानीपत, गाजियाबाद, आसपास के जितने भी शहर हैं उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को एक बूस्ट मिलेगा और उसका रियल एस्टेट पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये चीज़ नोट करने वाली है। आप में से बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि कैसे बीजेपी की स्टेट गवर्नमेंट इस पे काम करेगी, पता नहीं एक्शन लेगी कि नहीं लेगी। उसको लेना पड़ेगा क्योंकि जो उन्होंने प्रॉमिसेस किए हैं उसमें उन्होंने ना सिर्फ फ्रीबीज की बात करी है, जो मिडिल क्लास ने उनको भर भर के जो वोट दिया है उनका जो एस्पिरेशन है, उनकी जो एक्सपेक्टेशन है वो यही है कि दिल्ली में और दिल्ली के आसपास भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो। तो बीजेपी की जो गवर्नमेंट बनेगी वो इस मिडिल क्लास से नाराज़गी मोल नहीं लेगी, उसको कैसे भी करके इस पे काम शुरू करना पड़ेगा। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये रेवेन्यू कहाँ से आएगा? बहुत सारे और भी काम होने हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के, उसके लिए रेवेन्यू कहाँ से आएगा? दिल्ली इतना रेवेन्यू कहाँ से जनरेट करेगा? तो उसके लिए अगर आप चाहते हैं कि बीजेपी की गवर्नमेंट आने से दिल्ली के रियल एस्टेट पे क्या असर पड़ेगा और दिल्ली का रियल एस्टेट कैसे रिवाइव हो सकता है और उसके रिवाइव होने से आसपास के जो शहर हैं उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह का, तो मैं उसके लिए भी अलग से एक वीडियो बना दूंगा। उसके लिए मैं सिर्फ ये चाहता हूँ आपसे
नीचे कमेंट में दिल्ली रियल एस्टेट लिख दीजिए, मेरे पास आपका फीडबैक आ जाएगा और इस वीडियो के बाद आपको जो दिल्ली का रियल एस्टेट है उसकी वीडियो मिल जाएगी। वापस आ जाते हैं एनसीआर तक, या सीमित रहेंगे एनसीआर के शहरों की हम बात करेंगे। ये तो मैंने आपको एनसीआर में ये आरआरटीएस का बता दिया। इसके अलावा बीजेपी की गवर्नमेंट ने बात की है जो बनने जा रही है, जिसने प्रॉमिसेस किए हैं बीजेपी की पार्टी ने स्टेट गवर्नमेंट बनने के बाद, कि हम दिल्ली में यमुना को भी साफ करेंगे। यमुना को साफ करेंगे तो उसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो असर है वो गुड़गांव को भी पड़ेगा। कैसे पड़ेगा बता देता हूँ। नजफगढ़ जो ड्रेन है दिल्ली गुड़गांव के पास से होकर जाता है, उसका सारा कचरा यमुना में जाता है। उस पे सफाई का काम करना पड़ेगा, तभी जाके आपको फ़ायदा मिलेगा दिल्ली में यमुना का। तो जब ये साफ़ होगा, यहाँ की जो स्मेल है, गंदगी साफ़ होगी, तो जो इस नजफगढ़ ड्रेन से लगता हुआ एरिया है गुड़गांव का, उस पर भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये दो चीज़ें हैं, सिर्फ यहीं तक बात खत्म नहीं होती है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको याद होगा कि द्वारका एक्सप्रेसवे को हमारे लिए बनाया गया था कि दिल्ली से गुड़गांव के बीच का ट्रैफिक खत्म हो जाएगा, लेकिन मुझे उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता हुआ नहीं दिख रहा। तो इसीलिए पिछले कुछ टाइम पहले जो हमारे गुड़गांव के एमपी हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट में जो मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये कहा था कि हम इस पर काम कर रहे हैं, इस पर चर्चा कर रहे हैं कि दिल्ली से गुड़गांव, या कहें हम गुड़गांव से आगे तक मानेसर तक, एक जो एग्जिस्टिंग दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे उस पर एक एलिवेटेड रोड बना दें, ताकि ये जो ट्रैफिक है वो कम हो जाए। तो मुझे लगता है अब दिल्ली की भी सरकार बीजेपी की है, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी सरकार बीजेपी की है, हरियाणा में भी सरकार बीजेपी की है। आपके पास कोई एक्सक्यूज़ होगा नहीं। आपको इस पर भी मुझे लगता है जल्दी से काम करना होगा। आप इस पर काम करेंगे तो दिल्ली से गुड़गांव के बीच में जो ट्रैफिक है, जो घंटों जाम लगता है, मुझे लगता है उसमें कुछ ना कुछ सुधार होगा, और इससे गुड़गांव के रियल एस्टेट को फ़ायदा ही होगा। गुड़गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर भी इससे कहीं ना कहीं अपग्रेड होगा। तो सिर्फ हम आरआरटीएस और यहाँ तक सीमित नहीं है, अभी और भी कई चीज़ें मैं आपको इसमें बताने जा रहा हूँ। एनसीआर के शहरों को लेकर किस तरह की प्लानिंग है, अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो एक एनसीआर बोर्ड है, एनसीआर प्लानिंग बोर्ड है, उसका एक ड्राफ्ट मास्टर प्लान है 2041। आप उसको भी देख सकते हैं। करीब 280 पेज का ये डॉक्यूमेंट है। मैंने उसको पढ़ा है, जहाँ तक मैंने उसको पढ़ने की कोशिश की है, मुझे ये समझ में आया है कि एनसीआर को लेकर बहुत सारी प्लानिंग्स हैं। अब तक एनसीआर बोर्ड की जो मीटिंग होती थी उसमें हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, सेंट्रल गवर्नमेंट के नुमाइंदे और यूपी के भी जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो उसमें भाग लेते थे। अब उसमें मुझे लगता है कि सारे ही एक ही पार्टी की सरकार है हर स्टेट में, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। एनसीआर प्लानिंग बोर्ड में बहुत अच्छे से जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट आने हैं, जो आसपास के शहरों को ठीक करना है, उस पर बात होगी, और उस पर बात होगी तो उस पर काम भी होगा। उसमें आप उस विजन डॉक्यूमेंट को पढ़ेंगे, देखेंगे, तो आपको पता लगेगा सिर्फ UER2 ही नहीं, और भी कई सारे एक्सप्रेसवे, इसके अलावा आरआरटीएस के बहुत सारे प्रोजेक्ट, करीब 5 आरआरटीएस के और प्रोजेक्ट फाइनल किए हुए हैं, जिसमें दिल्ली से रोहतक है, दिल्ली से हापुड़ है, मथुरा है, मुरादाबाद है, और भी कई प्रोजेक्ट हैं, इनकी भी बात की गई है। तो इस पर भी इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, और मुझे लगता है हो गई। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं थोड़ी बहकी बहकी बातें कर रहा हूँ, ये ख्याली पुलाव मैं पका रहा हूँ, शायद बीजेपी इस पर काम नहीं करेगी। बीजेपी को काम करना पड़ेगा। उसका जो बनवास है 33 साल बाद ख़त्म हुआ है। आज से 33 साल पहले बीजेपी जीती थी, 5 साल गवर्नमेंट में रही, तो 33 में से 5 निकालते तो कुछ लोग इसको 27 साल भी कहते हैं, लेकिन इलेक्शन वो आज से 33 साल पहले जीती थी। और वोट परसेंटेज की अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी को 43% के आसपास अप्रॉक्स वोट मिला है, और 45% वोट मिला है बीजेपी को। वोट शेयर का सिर्फ डिफरेंस जो है 2% है। अगर बीजेपी ने प्रॉमिसेस किए हैं और बीजेपी ने इन पे काम नहीं किया, मैं हाइपोथेटिकली बात कर रहा हूँ, मुझे ऐसे पूरी उम्मीद है और आशा है कि उस पर वो काम करेंगे, तो आम आदमी पार्टी, जितना मैं उसे जानता हूँ, वो रिवाइव कर जाएगी, और 5 साल बाद बीजेपी के लिए दिक्कतें शुरू हो सकती हैं। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर की बात अब जब हम कर रहे हैं, 10,000 इलेक्ट्रिक बस चलाने की भी बात हुई थी बीजेपी की तरफ से दिल्ली से लेके एनसीआर के शहरों में। तो जब इस तरह की बसें, इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी, तो एनसीआर में जो लोग रह रहे हैं उसको भी इसका फ़ायदा ही होगा, और लोगों को आने जाने में, कम्यूट करने में आसानी होगी। अब तक आपने सुना है कि लोग दिल्ली से गुड़गांव में इसलिए शिफ्ट हो जाते हैं
कि लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है, तो मैं आपको बताऊं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गुड़गांव शिफ्ट तो हो चुके हैं, लेकिन उनके काम धंधे, उनके बिजनेसेस आज भी दिल्ली में हैं। उनको बहुत परेशानी होती है दिल्ली से, गुड़गांव से दिल्ली ट्रैवल करने में। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गुड़गांव आना चाहते हैं, लेकिन ये जाम और ये हमारा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ये ना होने की वजह से वो गुड़गांव शिफ्ट नहीं होते हैं। अगर इस तरह की इलेक्ट्रिक बसें और मेट्रो का विस्तार और आरआरटीएस का विस्तार होगा तो जो लोग दिल्ली से गुड़गांव आना चाहते हैं उनको भी एक अवसर मिलेगा, और मुझे लगता है उनको लगेगा कि हाँ, उनको गुड़गांव में शिफ्ट हो जाना चाहिए। तो एक और ये पॉजिटिव चीज़ हो सकती है। कितने लोगों को तो पता ही है कि गुड़गांव में मेट्रो प्लान हो चुकी है, उसका एग्जीक्यूशन का काम शुरू हो चुका है, 27 किलोमीटर की मेट्रो बननी है। उस पर मैं बिल्कुल बात नहीं करूंगा, उस पर अलग से वीडियो बन चुका है। जिन लोगों ने नहीं देखा वीडियो वो जाके देख सकते हैं। आज मैं बात करूंगा एक और मेट्रो रूट है, 2022 में इसको पास किया था। ये दिल्ली के द्वारका से पालम विहार तक बनना था। 8.5 किलोमीटर का ये ट्रैक है, जिसमें 7 के करीब मेट्रो स्टेशन है। 3 से 4 मेट्रो स्टेशन दिल्ली में पड़ते हैं, बाकी गुड़गांव में पड़ते हैं। इस पर हरियाणा गवर्नमेंट ने इसको पास कर दिया था और ये भेज दिया था सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से ये ऑफर किया गया था कि इस पूरे प्रोजेक्ट का जो खर्च है हम उठाने के लिए तैयार हैं, बस हमें लैंड दे दिया जाए दिल्ली सरकार की तरफ से, तो हम ये मेट्रो का रूट बना देंगे। लेकिन आज तक वो मेट्रो का रूट आगे फाइल चली नहीं है। आप लोगों को लग रहा होगा लैंड एंड ऑर्डर का और लैंड का जो मसला है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, तो दिल्ली का क्या रोल आ गया। फाइलें दिल्ली गवर्नमेंट ही उसमें आगे चलाती है। तो अब दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन चुकी है। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं शायद सरकार बन चुकी होगी या बनने जा रही होगी, तो अब वो रूट भी आसानी से प्लान हो सकता है। तो सेक्टर 111, सेक्टर 110 से चौमा, उसके बाद आपका पालम विहार, यहाँ पर 3-4 सेक्टर हैं, और सेक्टर 21 जो है, सेक्टर 25 है, वहाँ भी 2-3 सेक्टर, 2-3 मेट्रो स्टेशन, मैं सेक्टर कह रहा हूँ, प्लान है। आप लोगों को विस्तार से इसको समझना है तो इसकी भी हम वीडियो बना चुके हैं, उसका लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डाल दूंगा। आप समझ सकेंगे कि कहाँ पर मेट्रो स्टेशन बन जाएंगे। इस तरह दिल्ली से मेट्रो से 2-2 कनेक्टिविटी मिल जाएंगी। एक ऑलरेडी है हुडा सिटी सेंटर वाली, और एक द्वारका की तरफ से कनेक्टिविटी मिल जाएगी। वेस्टर्न दिल्ली, जो वेस्ट दिल्ली है, वहाँ से काफ़ी लोग गुड़गांव में मूव करते हैं, द्वारका से आते जाते हैं। ये कनेक्टिविटी मिल गई तो इससे गुड़गांव के रियल एस्टेट को भी अच्छा बूस्ट मिलेगा और कनेक्टिविटी तो बेहतर होगी ही। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ मैं देखता हूँ कि अगले 1 से 2 साल में इस मेट्रो रूट पे भी अगर काम करेगी बीजेपी की सरकार, दिल्ली की और गुड़गांव की, तो इसके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आज के वीडियो में रियल एस्टेट के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके साथ आपको अच्छा साफ हवा मिले, पानी मिले, सब चीज़ों को एक साथ हम बात करेंगे। रियल एस्टेट से सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। आप लोगों को पता होगा निखिल कामत और नितिन कामत के बारे में पता होगा, 2 भाई हैं, जीरोधा के फाउंडर हैं। इसमें से जो निखिल कामत हैं वो पॉडकास्ट करते हैं। एक ब्रायन है, अमेरिकन है, उन्होंने अपने पॉडकास्ट में बुलाया था ब्रायन को, लेकिन वो उनका पॉडकास्ट बीच में छोड़ के चले गए बिकॉज ऑफ पोल्यूशन, और उन्होंने बीच में मास्क भी लगाया था। उसके बाद निखिल के भाई नितिन ने ये बात की, ये जो प्रॉपर्टी के प्राइस हैं अगर इसको एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI से लिंक कर दिया जाए तो जो शहरों में पोल्यूशन है वो खत्म हो सकता है। उन्होंने बहुत अच्छा ये पॉइंट उठाया, पूरा इस पर राइटअप लिखा है, उनके ट्विटर पे जाके आप चेक कर सकते हैं। और मुझे भी ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि हाँ, इस पर डिबेट होना चाहिए, इस पर काम होना चाहिए। आप लोगों को पता है यहाँ भी एक हमारे यूट्यूबर हैं, हमारे सीनियर सहयोगी हैं, वो बहुत बात करते हैं कि जब भी पोल्यूशन की बात होगी, ग्रीनरी की बात होगी, लॉ एंड ऑर्डर की बात होगी, तो सबसे पहले काम दिल्ली में होगा। तो अगर दिल्ली का पोल्यूशन कम करने के लिए बीजेपी काम करेगी, क्योंकि बीजेपी की जो पार्टी थी अब तक दिल्ली सरकार पर ये दोष मढ़ती थी कि जो पोल्यूशन होता है उसके लिए दिल्ली बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल है, उसके बाद हरियाणा और पंजाब की बारी आती है। तो अब दिल्ली में पोल्यूशन पे काम करने के लिए सिर्फ दिल्ली पे पोल्यूशन को कैसे कम करें, इससे काम नहीं चलेगा। इसके साथ साथ गाज़ियाबाद है आपका, उसके आगे आपका हापुड़ है, इधर आपका सोनीपत है, पानीपत है, इधर आपका नोएडा, ग्रेटर नोएडा, इधर आपका बहादुरगढ़ है, गुड़गांव है, मेवात है। इन शहरों में भी पोल्यूशन को कर्ब करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए काम करना पड़ेगा, तभी वो जो पोल्यूशन का लेवल है वो दिल्ली में कम होगा। और दिल्ली में आप जानते हो सारे देश के जितने भी मोस्ट VIPs हैं, प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर हैं,
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, ब्यूरोक्रेसी है, सब वहीं रहते हैं। तो आसपास के शहरों में काम करेंगे तभी जाके दिल्ली में काम होगा पोल्यूशन पे, और इसका फ़ायदा सबको होगा। तो दिल्ली में बीजेपी की सरकार आने से आपको हम उम्मीद कर सकते हैं एक अच्छी हवा भी देखने को मिलेगी और पोल्यूशन पे भी काम होगा। जैसा कि नितिन कामत ने ये डिबेट उठाया है, ये कहा है कि प्रॉपर्टी के प्राइस को लिंक कर देना चाहिए। बहुत सारे लोग जब कंसीडर करते हैं दिल्ली एनसीआर की प्रॉपर्टी को, तो वो जो पोल्यूशन का लेवल है उसको देख कर वो पीछे हट जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अपना सेकंड होम, थर्ड होम उत्तराखंड, शिमला में इसलिए ढूंढ रहे हैं कि पोल्यूशन का लेवल बहुत ज़्यादा है। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा हूँ, इस पर तो कौन काम करेगा, काम करना पड़ेगा। मैंने आपको उसका जो गणित है, जो मैथ है, वो समझा दिया है वोट परसेंटेज के हिसाब से। और हमें दूसरों से भी सीखना चाहिए। चाइना के शहरों में भी पिछले कुछ सालों पहले इसी तरह का पॉल्यूशन होता था, उन्होंने उस पर काम किया, आज उनके शहर साफ़ सुथरे हैं। तो ये सरकारें भी काम करेंगी तो यहाँ पे भी वो चीज़ें साफ़ सुथरी होंगी, हवा यहाँ की साफ़ होगी, पोल्यूशन कम होगा। अगर इस डिबेट को ने प्रैक्टिकल का रूप ले लिया कि जहाँ एक्यूआई बहुत ज़्यादा है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, वहाँ प्रॉपर्टी के प्राइस कम होने चाहिए, तो एनसीआर के शहरों को खतरा हो सकता है। तो मुझे लगता है इस पे सब मिलके काम करेंगे, जितनी भी आसपास की गवर्नमेंट है वो काम करेंगी। एनसीआर प्लानिंग बोर्ड है, उसका जो ड्राफ्ट है 2041 का मास्टर प्लान का, उसमें भी पोल्यूशन को कैसे कम किया जा सकता है इस पे बात हुई है। इसको आगे इनको बढ़ाना ही होगा। तो ये मेरे कुछ ऑब्जर्वेशन थे कि एनसीआर के रियल एस्टेट को दिल्ली में बीजेपी गवर्नमेंट आने से एक बूस्ट मिलेगा। आपका इस पे क्या कहना है, आपका क्या मत है, मैं जानना चाहूँगा। नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना फीडबैक ज़रूर दें। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि दिल्ली में जो बीजेपी की सरकार आई है उससे दिल्ली के रियल एस्टेट पे क्या होने जा रहा है, किस तरह का उस पर असर पड़ेगा, और उसका फिर एनसीआर के शहरों पे क्या असर पड़ेगा, आप उस पर अलग से वीडियो चाहते हैं तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। फिलहाल के लिए मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल ना जाए, और जो रियल एस्टेट में इंटरेस्ट रखते हैं उनके साथ आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। मैं भूपेंद्र सिवाग फिर मिलूंगा आपको एक नई वीडियो में, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।